हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड 10 का पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन देख रहे हैं। तो ग्रेविटेशन के 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th लेक्चर। तो ग्रेविटेशन लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर 3 में क्या क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है वो देखा था। उसके बाद कुछ सॉलिड एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहता है वो देखा था। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी जो है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ क्या रहती है वो हमने देखा था, वो कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, जो वैल्यू का वेरिएशन ऑफ वैल्यू इन जी का वैल्यू जो वेरिएशन होता रहता है वो क्यों होता है, उसके फैक्टर्स देखे थे और कैसे कैसे होता है वो देखा था। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मास एंड वेट। तो मास एंड वेट क्या रहता है हम देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं मास। मास मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मास। जो मैटर का अमाउंट रहता है टोटल वो ऑब्जेक्ट में रहता है, वो उससे क्या बोलेंगे हम, मास बोलेंगे। सिंपल ही है। तो मास का एसआई यूनिट क्या रहेगा, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम, केजी है। और मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बस मैग्नीट्यूड रहता है, इसीलिए हम उससे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी मास जो रहता है वो सेम रहता है, कहीं भी जाए आप तो उसका मास का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, वो मास का वैल्यू सेम ही रहता है। आप ऐसे भी बोल सकते कि अगर हम दूसरे प्लेनेट में गए तभी भी हमारा मास वही रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं रहता, मास कभी भी कांस्टेंट ही रहता है, कहीं भी जाइए आप, ठीक है। और हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पता है हमें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमने लास्ट स्टैंडर्ड में देखा है, वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते। तो क्या रहता है, हायर द मास, जब मास हम बढ़ाएंगे तभी क्या हो जाएगा, हायर द इनर्शिया, इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। न्यूटन्स लॉ हमने देखा है, तब जब हमारा मास हायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो मास में क्या है, हमें बेसिक कितना ही याद रखना है, मास मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर इन प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। उसको एसआई यूनिट किलोग्राम रहता है, वो स्केलर क्वांटिटी है और वो सेम रहता है, कहीं भी जाए वो सेम रहता है। क्योंकि ये आपको मास और वेट का डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वेट को बोल सकते हैं क्या, इट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है, इट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट। तो एक अट्रैक्शन है ऑफ अर्थ है यहाँ, और अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ये एक वेट मतलब एक फोर्स जैसे ही है, ठीक है, एक फोर्स ही है, ठीक है। तो वेट को यहाँ फार्मूले में दिया है, वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एक फोर्स ही है, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मतलब एक फोर्स ही अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पे। तो एफ इज इक्वल टू स्मॉल यम इंटू जी। तो यम मतलब क्या है, मास, जो हमने ऑलरेडी देखा है, मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। तो जो मास का वैल्यू रहेगा इंटू जी का वैल्यू हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा, ठीक है। तो जी हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा है, जी का फार्मूला क्या है, जी कैपिटल जी इंटू यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर हम वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा एफ इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, यम इंटू जी इंटू कैपिटल यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है, इट्स अ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने पहले देखा है, फर्स्ट लेक्चर में देखा है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वही फार्मूला बन जाएगा वेट का, ठीक है। अभी उसके देखते हैं एसआई यूनिट क्या रहेगा, ये तो एक फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, फोर्स का क्या रहता है यूनिट, वही रहेगा यूनिट। तो वेट का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन रहता है, ठीक है। अभी वेट क्या एक फोर्स है तो उसका स्केलर रहेगा या वेक्टर रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ वेक्टर रहेगा क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। लेकिन अभी इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन कभी भी क्या रहेगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा। वेट का डायरेक्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा। हमने मास में क्या देखा था, मास कभी भी चेंज नहीं होता, कभी कहीं भी जाए दूसरे प्लेनेट में भी जाए तो चेंज नहीं होता, लेकिन वेट का वैल्यू चेंज होता रहता है। अगर हम डिफरेंट प्लेनेट में जाएंगे तो उसका चेंज होगा। ये किस पे डिपेंड रहता है मास का वैल्यू, जो स्मॉल वैल्यू जी है, स्मॉल जी, उस पर डिपेंड रहता है
कि हमारा फार्मूला ही बता रहा है। वेट का फार्मूला क्या है, यम इंटू जी। यम तो कांस्टेंट रहने वाला है, और जो स्मॉल जी का वैल्यू हमने देखा था, वेरिएशन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ पे कैसा रहता है वैल्यू ऑफ जी, अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अलग रहता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में वैल्यू ऑफ जी अलग रहता है। तो उसका तब क्या होगा, वेट चेंज होगा, उसका मास कभी भी नहीं चेंज होगा, उसका क्या होगा, वेट चेंज रहेगा। तो वैल्यू क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट रहेगा क्या, वेट का वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेट इज़ नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। तो ये डिफरेंस के पॉइंट हो गए, ठीक है। मास क्या और वेट का डिफरेंस के बहुत सारे पॉइंट बोल सकते हैं। और एक सिंपली हमको एक कन्फ्यूजिंग रहता है, अगर आपको किसी ने पूछा आपका वेट क्या है, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरा वेट 75 kg है, मेरा वेट 70 kg है, मेरा वेट 60 kg है। तो एक्चुअली आप बोलते हैं उसे वेट, लेकिन वो एक्चुअल वेट नहीं रहता, वो एक्चुअल क्या रहता है, मास रहता है। हम उसे वेट बोलते हैं। जो हमें वेट मशीन रहता है, हमारा वेट मशीन पे क्या दिखाता है, आपका 75 kg वेट है, तो एक्चुअल वेट नहीं रहता, वो हमारा क्या रहता है, वेट मास रहता है, वो वेट नहीं रहता, ठीक है। वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट को कैलकुलेट करने के लिए मास इंटू स्मॉल जी करना पड़ता है। मान लीजिए हमारा वेट 75 kg है, तो उसका हमारा मास, हम वेट उसे बोलते हैं लेकिन वो वेट नहीं रहता, वो मास रहता है। मास कितना है, 75 kg है। तो वेट कैसे निकालेंगे, मास इंटू स्मॉल जी। तो 75 इंटू 9.8 वैल्यू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 735 न्यूटन, वो हमारा वेट है, ठीक है। इसका ही मतलब क्या है, अगर वेट 1 kg रहेगा, किसी का 1 kg रहेगा, तो 1 इंटू 9.8 करेंगे, मास इंटू स्मॉल जी का वैल्यू करेंगे, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज होता है कि आप उसे क्या बोलते हैं, 75 kg वेट बोलते रहते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद देखेंगे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। तो सॉल्व एग्जाम्पल हमें क्या दिया है, देखिए। इफ अ पर्सन वेट्स 750 न्यूटन ऑन अर्थ, तो उसका अर्थ पे वेट दिया है। उसके बाद दिया है हाउ मच वुड बी द हिज इनिशियल वेट ऑन द मून। तो इनिशियल वेट हमें पूछा है, हाउ उसका वेट जो रहेगा मून पे कितना है पूछा है। गिवन दैट द मास, मून्स मास इज 1/81 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, 1/81 ऑफ द अर्थ दिया है, और रेडियस दिया है इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ अर्थ दिया है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, पहले वेट ऑन अर्थ दिया है, कितना दिया है हमें, 750 न्यूटन दिया है, ऑलरेडी दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, उसके बाद हमें 1/81 ऑफ मास ऑफ अर्थ दिया है। तो मतलब क्या दिया है, मून और अर्थ का रेशो दिया है। अभी रेशो लेना है, तो रेशो कैसा आएगा, यहाँ हमें पता चल रहा है कि मास ऑफ अर्थ क्या है, बिगर है, बिगर देन मास ऑफ मून है, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ ऊपर आ जाएगा, तो मास ऑफ अर्थ से, मास ऑफ अर्थ बोलिए, मास ऑफ अर्थ, इसको डिनोट कैसे करिए, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून। मून को हम यम से डिनोट करेंगे, ई से अर्थ को डिनोट करेंगे। तो मास ऑफ अर्थ उसने क्या बोला है, मास ऑफ मून इज 1/81 ऑफ मास ऑफ अर्थ दिया है। तो ए बड़ा है, तो इसका और इसका रेशो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, क्योंकि ए इसका और इस 81 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, या इसका मास ऑफ अर्थ को 81 से डिवाइड करेंगे तब मास ऑफ मून आ जाएगा। वैसे हमें क्या दिया है, रेडियस के बारे में भी दिया है, इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट अर्थ। तो उसने क्या बोला है, मास ऑफ जो रेडियस हम आर से डिनोट करेंगे, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है विथ रेशियो रेडियस ऑफ मून, यम से डिनोट कर मून, तो उसका रेशियो क्या दिया है, 3.7 दिया है। तो ये हमें गिवन डेटा दिया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ऐसे फार्मूले में पुट करना है कि इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पुट करके हम मून का जो मास रहेगा, मून का जो वेट रहेगा फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी पहले कंसिडर करते कि एक पर्सन का मान लीजिए, लेट पर्सन मास क्या है, स्मॉल यम केजी बोलेंगे। तो वेट ऑन अर्थ उसका क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वेट ऑन अर्थ क्या आ जाएगा, फार्मूला हमें पता है, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल यम इंटू जी आ जाएगा, ठीक है। अभी यम इंटू जी आ जाएगा, और इसका वैल्यू हमें क्या दिया है, 750 वैल्यू ऑलरेडी दिया है, ठीक है।
लेकिन हमने जी का ऑलरेडी कैलकुलेट किया है पहले फार्मूला। तो क्या फार्मूला है, तो उसका कैसे करेंगे, यम। अभी क्या करेंगे, जी का फार्मूला लिखेंगे। जी का फार्मूला क्या है, कैपिटल जी इंटू यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसे ई से डिनोट करेंगे, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है, जी की फार्मूला है और इंटू यम आ गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका यम का वैल्यू निकाल सकते हैं। 750 दिया है तो यम का वैल्यू कैसे निकाल सकेंगे, 750 इधर आ जाएगा, 750 इंटू आर स्क्वायर ई आ जाएगा। 750 ये डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, जी एम इंटू ई, ये आ जाएगा। ठीक है, जी मतलब कांस्टेंट है और ये मास ऑफ अर्थ है, ये स्मॉल एम का वैल्यू है। मान लीजिए हम इसकी इक्वेशन 1 लिखा। उसके बाद देखते हैं नीचे, वेट ऑफ मून। वेट ऑफ मून कैसे आएगा, जैसे हमने वेट ऑफ अर्थ निकाला वैसे वेट ऑन मून भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेट ऑन मून भी निकाल सकते हैं। तो वेट ऑन मून कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इसका सेम जैसा है, इसका ही फार्मूला यूज करें, बस जहाँ हमने अर्थ यूज किया था वहाँ हमने मून का यूज करना है। यम इंटू जी, यम मतलब मास ऑफ मून, तो इसे यम से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, और उसका क्या आएगा, स्क्वायर आ गया। जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने यूज किया था अर्थ के लिए वैसे यूज किया है। ठीक है, अभी वो दोनों इक्वेशन यूज करके हमें क्या आ जाएगा, उसमें से जो स्मॉल एम था और उस इक्वेशन में भी स्मॉल एम था। ठीक है, तो अभी उसका वैल्यू क्या आता है, देखिए 750 आर स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय जी एम ई, ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन आया था वो, इनटू यहाँ क्या है, ये इसका यम और उसका यम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 750 जो वैल्यू है इंटू अभी ये आर स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय जी एम ई, ये भी है, और जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी है। तो हम आर स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर एक तरफ लिखेंगे और जी एम डिवाइडेड बाय जी एम ई एक तरफ लिख लेंगे। लेकिन हमें पता है जी जी के गेट कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ मून डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये डिवाइड बाय ये लिखेंगे, ये लिख सकते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर, यहाँ मून स्क्वायर है, मून स्क्वायर। ठीक है, ये एक आ गया। और सेकंड में क्या लिखेंगे, ये जी और जी केट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अभी वैल्यू पुट करना है, हमें ये वैल्यू पता है 750। अभी हमें पता है अर्थ का और मून का जो रेशियो हमें क्या दिया है, आर ई डिवाइड बाय आर एम, जो रेशियो क्या दिया है हमें 3.7 दे चुके हैं, 3.7, लेकिन इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर बोला है। उसके बाद मास ऑफ मून डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ दिया है कि नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून दिया है, उसका वैल्यू 81 दिया है। तो मास ऑफ मून डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1 डिवाइड बाय 81। तो हम ये सब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 126.8 न्यूटन आ जाएगा। ये क्या है, वेट ऑन मून आ जाएगा, वेट ऑफ मून है। तो हमें वेट ऑफ अर्थ क्या दिया था, वेट ऑफ अर्थ 750 दिया था, और इसका वेट ऑफ मून क्या आ गया, 126.8 आ गया। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, हमने देखा था कि जो वेट ऑफ मून है क्या है, वेट ऑफ मून को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ वेट ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो हम यही बताते हैं कि जो वेट ऑफ मून इज नियरली 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ है। ठीक है, लेकिन हमारा जो हमें क्या पूछा है, वेट ऑफ मून पूछा है यहाँ, तो 126.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम फ्री फॉल। तो फ्री फॉल देखने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक स्मॉल स्टोन लीजिए, वो हमारे हाथ में लीजिए। ठीक है, जब हम उसको हाथ में पकड़ते हैं तब उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं, आपको पता है क्या? तो उस पर क्या फोर्स एक्ट होता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता रहता है जो नीचे खींचता रहता है।
तो हमें क्यों महसूस नहीं होता? अगर हमने वो स्टोन थोड़े टाइम के लिए रखा होगा तो हमें वो महसूस नहीं होगा, लेकिन बहुत टाइम के लिए हमने वो फोर स्टोन हमारे हाथ में रखा तो क्या होता है, आपको उसका वजन लगने लगता है, उसका वेट लगने लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करता रहता है अर्थ की तरफ से, अर्थ के सेंटर के तरफ वो स्टोन को नीचे खींचता रहता है, लेकिन हमारे हाथ की वजह से वो रुका हुआ रहता है। जब बहुत टाइम के बाद वो क्या होता है, हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते तो हमें उस स्टोन का वेट लगने लगता है और नीचे से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता रहता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, अर्थ जो अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहता है वो हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी अर्थ का ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता रहता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, बैलेंस। अभी ये देखिए यहाँ हमने इस एग्जांपल में, स्टोन के एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अट्रैक्ट कर रहा है, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि हमारा हाथ है, हमने हाथ से उसे अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है, तो उसको हमने फोर्स लगाया हुआ है, तो जो हमने फोर्स लगाया और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं वो नलीफाई हो जाएगा और वो स्टोन वही रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमने वो स्टोन रिलीज कर दिया, हाथ से फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच लेगा डायरेक्टली और वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत टाइम से वो खींच रहा था, लेकिन हमारे हाथ की वजह से वो ऊपर था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है यहाँ, ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और एक अलोन फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन नीचे गिर रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे, फॉलिंग फ्रीली हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है। तो इसे रिलीज स्टोन हो रहा है, जो हमने रिलीज किया था स्टोन, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। वो फ्रीली नीचे फॉल हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, हम फ्री फॉल बोलते हैं। तो फ्री फॉल में हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो रहेगा, ऑब्वियसली उसका इनिशियली क्या रहेगा, वो वेलोसिटी जीरो ही रहेगा, बाद में वो बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू, और उसका वो क्या होगा, उसकी वैल्यू फिर वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी है जो अर्थ पे, उसकी वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहती है, लेकिन वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, अभी ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होता है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होता है। तो आप बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, अगर स्टोन नीचे आ रहा है, हमारा हाथ का भी फोर्स लग रहा है और एक फोर्स लगता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, नीचे की हवा जो रहती है वो अपोज करती है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे आ रहा है उसको अपोज करती है। कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, जो एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको अपोज करता है कि वो ऊपर ही रहे। और यहाँ बायोंट फोर्स भी जो एक्ट होता है वो मोशन को अपोज करता रहता है, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स और बायोंट फोर्स भी एक्ट होता रहता है। तो हम जो ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल कहाँ बोल सकते हैं, हम वैक्यूम में बोल सकते हैं। जो वैक्यूम रहता है उसमें हम ट्रू फ्री फॉल बोल सकते हैं। तो ट्रू फ्री फॉल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि वैक्यूम में कोई एयर नहीं रहता है। ठीक है, और यहाँ बायोंट फोर्स भी नहीं एक्ट होता, तो यहाँ एयर भी नहीं है और बायोंट फोर्स भी नहीं है, तो यहाँ फ्री फॉल कैसा है, ट्रू है, मतलब 100% ये फ्री फॉल है। तो हम वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व द ट्रू फ्री फॉल यहाँ। ठीक है, कहाँ, बस वैक्यूम में हमें दिखता है। तो यही हमें यूज करना है, और हमें पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखे लास्ट स्टैंडर्ड में, क्या थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू ए टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बस फार्मूले हमें आपको याद ही हो गए। तो वही फार्मूले फ्री फॉल के लिए भी आएंगे, लेकिन फ्री फॉल में एक कंडीशंस आएगी कुछ, हमने ऑलरेडी देखा है। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है, स्मॉल यू इज इक्वल टू जीरो आएगा, और एक्सेलरेशन यहाँ क्या रहता है, ग्रेविटी रहता है, जी रहता है, जी की वैल्यू रहती है, तो ए इज इक्वल टू यहाँ जी आता है। ठीक है, तो वही वैल्यू हमें पुट करके वही इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u की वैल्यू यहाँ जीरो आ जाएगी, और a की जगह हमें g का वैल्यू पुट करना है, a की जगह g करना है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू जी टी, और ये क्या दिखा रहा है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
तो u इज इक्वल टू 0 है, तो u इंटू टू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बाद में क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ, लेकिन ए की जगह हमें जी रखना है, तो यस इज इक्वल टू हमारा फाइनली क्या आया है, हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या दिखा रहा है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा लॉज ऑफ मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो वी यू की वैल्यू यहाँ भी 0 है, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, लेकिन ए की वैल्यू हम जी पुट कर रहे हैं, तो टू जी एस आ जाएगा। तो ये क्या इक्वेशन बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो ये हमारे 3 इक्वेशन हो गए फ्री फॉल के लिए, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, अभी कैलकुलेशन ऑफ मोशन, जो ऑब्जेक्ट का मोशन कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स हमने ऊपर डाला, तो यहाँ क्या होता है, एक्सेलेरेशन निगेटिव होता है। एक्सेलेरेशन निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, अपोजिट है डायरेक्शन। तो इसके लिए अपवर्ड्स जब हम बॉल या कोई भी फेंके ऊपर फेंकेंगे, तब उधर क्या रहेगा, वेलोसिटी से अपोज हो रहा है एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज निगेटिव, दैट इज द अपोजिट ऑफ वेलोसिटी रहता है। तो वहाँ वैल्यू जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू रहेगी वो निगेटिव रहेगी। यहाँ एक्सेलेरेशन हम क्या ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, तो वहाँ एक्सेलेरेशन की जगह हमें माइनस जी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो एक्सेलेरेशन माइनस जी लेंगे। और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ जी रहे वो सेम ही रहता है, लेकिन वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहता है यहाँ क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर ही देखा हमने कि बिकॉज ऑफ निगेटिव एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन निगेटिव हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए सॉल्व एग्जांपल कुछ दिए वो देखते हैं अभी। तो देखिए सॉल्व एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर। तो हमें मास दिया है आयरन बॉल का और हाइट भी दिया है, ठीक है। उसके बाद फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, तो फ्रीली दिया है हमें, एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड। तो जी की वैल्यू 9.8 रहती है, लेकिन यहाँ हमें क्या बोला है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज्यूम करना है। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, तो टाइम निकालना है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड निकालना है। और उसके बाद थर्ड हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ बॉल एट हाफ द टाइम, मतलब टाइम हाफ करके जो हाइट आएगी वो हमें निकालना है। तो पहले देखते हैं हमने गिवन क्या क्या दिया है, यम इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 kg दिया है, जो मास है हमें आयरन बॉल का दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या रिलीज, उसने क्या बोला, इज रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर, मतलब ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसका क्या आ जाएगा, यस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ दिखा है फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, मतलब ये फ्री फॉल का एग्जाम्पल है, बस न्यूटन इक्वेशन यूज करनी है इसमें, लेकिन फ्री फॉल के कंसेप्ट यहाँ यूज करना है। उसके बाद हमें क्या दिया है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, जी का वैल्यू क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमें दे चुके हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो, लेकिन हमें क्या पूछा है, आयरन बॉल ऑफ रिलीज्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 120, ऊपर से नीचे गिरा रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ऊपर स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, रेस्ट में था, तो स्टार्टिंग उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, देखिए टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, तो t फाइंड करना है, तो t फाइंड करना है, और हमें ये सब गिवन दिया है। तो हम न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें क्या पता है, क्या है, लास्ट स्टैंडर्ड में देखा है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, यस का वैल्यू हमें दे चुके हैं ऑलरेडी 125 मीटर, ठीक है। हमें टी निकालना है, u इंटू टी, अभी u की वैल्यू यहाँ 0 है और t की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो t इधर आ जाएगा, फिर हाफ ए मतलब यहाँ क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है, और यहाँ की g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, मतलब g और a सेम ही है, वो t आ जाएगा, और टी स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये 125 आ जाएगा, और ये 0 इंटू टू टी तो 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 10 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 10 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 125 हमारा इक्वेशन आ गया। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 125, अभी 10 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 125 डिवाइड बाई 5 क्या है, 25 है, और टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 सेकंड, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं रहता, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं कि 5 सेकंड लगेगी, क्योंकि बॉल को ग्राउंड पे रीच करने के लिए 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है।
बहुत सिंपल था ये। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है हमें? सेकंड में हमें पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो हमें वेलोसिटी यहाँ निकालनी है, ठीक है। हमें वही गिवन डेटा निकालना है, तो हमें यहाँ वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? ये न्यूटन्स का। तो न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। पता है हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल है, ठीक है। v तो फाइंड करना है। अभी u तो हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या है? 0 है। ए क्या है? ए का वैल्यू 10 है। और टी का वैल्यू अब कौन सा निकालेंगे? जो हमने लास्ट एग्जांपल में निकाला था, क्या निकाला था? टी का वैल्यू 5 निकाला था। अभी 10 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 50 आ जाएगा। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये भी। इसमें हमें क्या फाइनल में क्या लिखना है? द वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन द रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम इट टेक्स टू द रीच ग्राउंड। तो उन्होंने क्या बोला है? टाइम को हमें हाफ करना है। टाइम को क्या करना है? t डिवाइड बाई 2 करना है। टाइम कितना दिया है हमें? ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 5 सेकंड डिवाइड बाई 2, मतलब टाइम को हमें 2.5 सेकंड करना है। और t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड करके हमें क्या फाइंड करना है? उसका हाइट निकालना है। हाइट मतलब डिस्टेंस निकालना है ऊपर से, मतलब यस निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो हमें यस का कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? न्यूटन सेकंड जो ऑलरेडी हमने यूज किया है वही यूज करना है। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यस फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी वही है 0, तो डायरेक्ट 0 इंटू टी 0 आ जाएगा। हाफ ए का वैल्यू मतलब जी का वैल्यू क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टी का वैल्यू यहाँ 5 नहीं लेना है, क्योंकि हमें टी को हाफ करना है, तो 2.5 लेना है। तो 2.5 का हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा। यस 10 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या है? 625 है। लेकिन ये यहाँ आ जाएगा तो ये 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो 5 इंटू 6.25 आप निकालेंगे, यस का क्या आ जाएगा? ये 31.25 मीटर ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या? नहीं, हमें क्या पूछा है? हाइट ऑफ द बॉल टू टेकन हाफ टाइम। तो हमें ये जो हाइट आई है, ये जो टोटल हाइट है उसमें से माइनस करनी है। तो टोटल हाइट हमें पता है, टोटल हाइट हमने जो ऑलरेडी दी है वो कितने हैं? 125 मीटर है, ठीक है। 125 मीटर। अभी ये वैल्यू कितना आया है? 31.25 मीटर आ गए हैं। अभी टोटल हाइट से जो अभी हाफ टाइम में जो आ गई और जो बाकी रहेगी वो क्या रहेगी? 93.75 मीटर। ये हमारी एक्चुअल हाइट आ गई। कहाँ की? द हाइट ऑफ बॉल टू, जब हाफ टाइम लेता है बॉल उसके टाइम हाइट क्या आ जाएगी? 93.75 मीटर आ जाएगी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है देखिए। एग्जांपल नंबर 2, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। तो एक टेनिस बॉल है, हमने ऊपर फेंकना है और उसकी हाइट कब तक उसके रीच हो रही है? 4.05 मीटर तक हो रही है। तो बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। तो नीचे आने के पहले क्या इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। उसके बाद पूछा है हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। तो हमें हाउ मच टाइम पूछा है, लेकिन वो क्या टोटल टाइम पूछा है, मतलब नीचे जाने का और ऊपर जाने का टोटल टाइम हम कितना नीचे आने के लिए पूछा है। और उसके बाद बोला है एज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दिया, ठीक है। तो अभी हमें फर्स्ट हम बता सकते क्या बता सकते हैं कि यहाँ अपवर्ड मोशन में बॉल जा रहा है। पहले टेनिस बॉल थ्रो अप कर रहे हैं तो अपवर्ड पोजीशन पे जा रहे हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो रहेगा और बढ़ता 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 जाएगा, कम होते होते जाएगा और लास्ट में उसका एक सर्टेन हाइट पे उसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और वो वेलोसिटी क्या रहता है? फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि वो सर्टेन हाइट पे क्या रुक जाएगा, तब बॉल क्या उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है? 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, तो उसका हाइट भी दिया है। तो 4.05 मीटर दिया है, तो इसका हाइट दिया है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल दिया है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय, तो एस इज इक्वल टू क्या दिया हमें? 4.05 मीटर है, ये दे चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद एक्सेलरेशन हमें क्या दिया है? जी और ए भी बोल सकते हैं हम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, लेकिन यहाँ हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि बॉल क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोज कर रहा है ऊपर जाके, तो अपोज कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू उसका निगेटिव लेना चाहिए। तो निगेटिव आ जाएगी, तो एक्सेल जी का वैल्यू 10 दिया है तो वो -10 आ जाएगा।
-10 मीटर पर सेकंड। बस हमें पहले सिर्फ गिवन डेटा जो जो दिया है वो सब लिखना है पहले, उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करना है वैल्यू, कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये सब हमें गिवन डेटा है, तो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। पता है हमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अभी v की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 स्क्वायर 0 आ जाएगा, ठीक है। यू स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, 2। अभी a की वैल्यू क्या है, 10 नहीं लेकिन -10 लिखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट हो रहा है यहाँ, ठीक है। उसके बाद यस की वैल्यू क्या है, ये दे चुके हैं 4.05 मीटर, सभी या SI यूनिट में दे तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी फाइंड करते हैं, ये 0 आ जाएगा, ये यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा, इंटू 4.05 आ जाएगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 4.05 आ जाएगा। अगर एक कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ जाएगा, तो यू इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। 9 क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये निगेटिव कभी नहीं आएगी, तो यू इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 9 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी सेकंड सब क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हाउ मच टोटल टाइम पूछा है, विल इट टेक टू कम डाउन। तो नीचे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, मतलब इसका मतलब ये बस उसको नीचे आने के लिए नहीं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने के टोटल टाइम यहाँ में फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमने ऊपर फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया था, अपवर्ड पोजीशन में लिया है, तो डाउनवर्ड मोशन में जा रहा है बॉल, तो डाउनवर्ड मोशन में जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी पहले और फाइनल वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, मतलब क्या आ जाएगी, u इक्वल टू 0 आ जाएगा और v का कुछ तो वैल्यू आ जाएगा बढ़ के, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ u का वैल्यू 0 आ जाएगा। और डिस्टेंस ट्रैवल वही यस इज इक्वल टू 4.05 मीटर, वही पुट करना है। और g की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ कोई भी अपोज नहीं कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम ही आ रही है, तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी ये सब दिया है डेटा और हमें टाइम निकालना है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सिंपल है, सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कौन सा है सेकंड इक्वेशन, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली, यस जो कि हमें दे चुके हैं 4.05 मीटर दे चुके हैं। अभी u 0 दिया है, t क्या है, t को तो कुछ दिया नहीं, t तो हमें फाइंड करना है, इंटू हाफ a की वैल्यू क्या दी है, इंटू 10 और t स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी ये 4.05 आ जाएगा, अभी 0 इंटू टी क्या आ जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू 10, ये तो 5 आ जाएगा, 5t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी 4.05 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर टी स्क्वायर का आप वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.181 आ जाएगा, 0.81 आ जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.9 सेकंड आ जाएगा। टी का यूनिट क्या है, सेकंड है, तो ये हमारा आंसर है क्या, नहीं ये बस ये आंसर नहीं है, बस नीचे आने के लिए टाइम दिया है। हमें क्या पूछा है, टोटल टाइम टेकन पूछा है, तो जितना टाइम नीचे आने के लिए लगता है उतना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा। ये टाइम क्या है, नीचे आने के लिए 0.9 सेकंड और ऊपर जाने के लिए टी क्या आ जाएगा, 0.9 सेकंड आ जाएगा। तो हमें टोटल टाइम पूछा है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस दोनों का सम आ जाएगा, तो 1.8 सेकंड आ जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 1.8 सेकंड आ जाएगा। तो अगर इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट में डालिए, और ये शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।